यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप ये रिविजन्स आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं एंड सर माहौल बन रहा है आपके एंड पर। और यस सर, ये रिविजन्स आपको हेल्प करेंगे टू रिटेन द कॉन्सेप्ट्स टिल द लास्ट टाइम ऑफ द एग्जाम्स। सर सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, ये जो रिविजन लेक्चर आपको हेल्प करेंगे, ये आप अभी से ध्यान रखिए कि जो लास्ट डे होता है 1.5 डे एंड एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं तो वहां पे वो 3 आवर्स में जो भी आपने पढ़ा है वो रिकॉल होना चाहिए एंड दीज रिवीजन लेक्चर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड सर अगर आपको ये हेल्प कर रहे हैं तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड सर कमेंट बॉक्स में माहौल जबरदस्त शानदार होना चाहिए सो दैट आपको भी मजा आए और सर ये कमेंट पढ़ के मेरे को भी मोटिवेशन मिले टू रिकॉर्ड ऑल दीज लेक्चर्स सो स्मूथली एंड एफिशिएंटली। आइए बच्चों, हम बात करते हैं क्या कंपोजिशन स्कीम चैप्टर नंबर 5। सर सबसे पहली बात, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम था, उनको बोल दिया कि यस यू आर एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। और करंट फाइनेंशियल में अगर आपको कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो सर, और अगर आपके नया रजिस्ट्रेशन लिया है, अगर आपने नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जब रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तभी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में लिख देना कि यस आई वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जीएसटी में तो सर फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले, अगर आप ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और रेगुलर स्कीम में हो तो सर फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले 31 मार्च या उससे पहले पहले अप्लाई कर देना कि मेरे को 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम में आना है और आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए तो ऐसे केस में जब तक कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 1.5 सीआर क्रॉस नहीं करता तब तक आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हो, सब्जेक्ट टू सम अदर कंडीशंस आल्सो, जो हम बात करेंगे। ओके, ये तो बात कर ली हमने किसकी, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट की। पर सर यहां पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, 8 स्टेट्स, तमन्ना औसम, सर जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने दे रखा है तमन्ना औसम, ऐसे 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इज 75 लाख ओनली। अब वो 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं? तमन्ना, त्रिपुरा, सर त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड, ये तो हो गया तमन्ना औसम। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड मेघालय, ये 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इज कितना, 75 लाख। और हाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो सेम पेन नंबर पे जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उन सब पे कंपोजिशन एक साथ लेना है, और अगर कंपोजिशन नहीं लेना है तो किसी पे भी नहीं लेने का है। और अगर एक भी ब्रांच, एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस उस पेन नंबर पे जो है वो अगर कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो गया तो सारे ही सर ब्रांचेस आपकी कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगी। इसलिए अगर आपका कुछ यूनिट्स मान लो महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, जो नॉर्मल स्टेट है 1.5 करोड़ वाले, और कुछ यूनिट या एक भी यूनिट आपकी इन 8 में से किसी एक स्टेट में है, तो ऐसे केस में ऑल इंडिया बेस पे आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट 75 लाख हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर मतलब ऑल इंडिया बेस पे जितना टर्नओवर है सारी ब्रांचेस का ऐड करके वो 1.5 करोड़ क्रॉस हुआ, वो 75 लाख क्रॉस हुआ, मतलब सर वो स्टेट में जो ब्रांच है वो इन एलिजिबल हुई कंपोजिशन स्कीम के लिए, और जैसे ही वो ब्रांच इन एलिजिबल हुई बाकी सारी ब्रांचेस, बाकी सारे प्लेसेस ऑफ बिजनेस भी इन एलिजिबल हो जाएंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए। क्लियर? आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको बेटा। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या होता है सर, ऑल इंडिया बेस पर सेम पेन नंबर पे जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर, जितने भी आपके प्लेसेस ऑफ बिजनेस है उन सबका टर्नओवर ऐड करने का। पर वो आपका आउटवर्ड सप्लाई का टर्नओवर है, आपने कोई इनवर्ड सप्लाई लिया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपकी खुद की लायबिलिटी है, तो वो आपकी लायबिलिटी टैक्स पे करने की, बट इट इज नॉट योर ऑन टर्नओवर, इसलिए उसको टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। प्लस सारे टैक्सेस ऐड करेंगे other than CGST, SGST, IGST, UTGST and GST compensation cess। एंड सर ध्यान रखिएगा, भले आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, भले आप इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हो, भले इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, भले गुड सप्लाई कर रहे हो, भले सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, भले टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, भले एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, वो सब ऐड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर के लिमिट में बेटा। ओके डन। अच्छा जस्ट नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, सिंस हम कंपोजिशन स्कीम पढ़ रहे हैं, आगे पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आपका इंटरस्टेट सप्लाई होगा या आपने अगर जैसे एक्सपोर्ट किया तो वो भी इंटरस्टेट सप्लाई के स्कोप में आता, तो आप वैसे भी कंपोजिशन स्कीम के दायरे में आ ही नहीं पाएंगे, आप इन एलिजिबल हो जाते हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए। पर ये तो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन दे रखा है जो पूरे एक्ट में काम आता है, तो वहां पे आपको एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या आपका इंटरस्टेट सब कुछ यहाँ एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में दे रखा होता है। पर प्रैक्टिकली अगर आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन अगर आपने किया है या एक्सपोर्ट वगैरह किया है तो वो आप वैसे भी कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। आइए बच्चों एक बात और सब ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट टर्नओवर कंपोजिशन स्कीम के पर्पज के लिए, आई रिपीट कंपोजिशन स्कीम के पर्पज के लिए एग्रीगेट टर्नओवर विल एक्सक्लूड इंटरेस्ट का इनकम, विल एक्सक्लूड किसका इनकम, इंटरेस्ट या डिस्काउंट अर्न्ड ऑन लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट्स गिवन। सर इसको क्या करेंगे हम, एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। पर हाँ सर एक बात और ध्यान रखिएगा, व्हाइल कैलकुलेटिंग कि हम एलिजिबल है कि नहीं है, हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए जब तक आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे
आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा सर, उससे पहले वाला टर्नओवर भी इंक्लूड करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग योर एलिजिबिलिटी लिमिट। सर सपोज आपने बिजनेस शुरू किया जुलाई महीने में, आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए हुआ, फिर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो वो फर्स्ट 40 लाख जो है उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है टू काउंट दी एलिजिबिलिटी लिमिट फॉर चेकिंग वेदर यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम और नॉट। 1.5 करोड़ का टर्नओवर या 75 लाख का टर्नओवर देखते वक्त वो टर्नओवर भी इंक्लूड करने का, पर हाँ उस टर्नओवर पे कोई टैक्स पे नहीं करने का, क्योंकि उस टाइम पे आप टैक्सेबल पर्सन थे ही नहीं बेटा। जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं थे उस टर्नओवर पे टैक्स पे नहीं करना, पर उसको एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट में काउंट करने का है। पर इंटरेस्ट को ध्यान रखिएगा, पूरे कंपोजिशन स्कीम पर्पस के लिए इंटरेस्ट को कंपोजिशन स्कीम पर्पस के लिए किसी भी टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करने का। आइए बच्चों, टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो सारे सप्लाई जिसपे जीएसटी लेवी होता है। एग्जाम सप्लाई मतलब वो सप्लाई जिसपे जीएसटी एग्जाम किया हुआ है या नील रेट है, या अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो 6 गुट ज्यादा है, घूम लो और झूम लो सर, उन पे जीएसटी लेवी नहीं होता, वो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई होते हैं। पर नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जाम सप्लाई के टर्नओवर में आते हैं। ओके, कोई खास रिलेवेंट बात नहीं है यहाँ पे। आइए बच्चों, मेन बात करता हूं मैं आपसे कि अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली तो व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स, कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर आप मैन्युफैक्चरर है। अच्छा आगे हम पढ़ेंगे 8 गुड्स के मैन्युफैक्चरर जो यहां लिखे हुए बेटा, आगे हम पढ़ेंगे टेबल में, वो एलिजिबल ही नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए, तो उनको तो नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ता है। तो सर उन 8 गुड्स के अलावा किसी भी गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखा तो रेट ऑफ टैक्स इज 1%, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, बट 1% ऑफ व्हाट, एंटायर टर्नओवर, भले वो टैक्सेबल टर्नओवर हो भले एग्जाम टर्नओवर, सबका आपको 1% टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, आईजीएसटी आपका इंटरसेट सप्लाई हो ही नहीं सकता, इसलिए आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी, तो 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी एंटायर टर्नओवर का। पर अगर आप ट्रेडर है बेटा, अगर आप ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो आपको 1% जो टैक्स पे करना पड़ता है केवल टैक्सेबल टर्नओवर का टैक्स पे करना पड़ता है, टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ गुड्स और टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ सर्विसेज। कुछ सर्विसेज भी हो सकती है मार्जिनल सर्विसेज बेटा, हाँ है ना भाई। यहां यात्रीगण ध्यान दें, यहां केवल टैक्सेबल सप्लाई की बात हुई है। क्लियर? पर मैन्युफैक्चरर केस में टैक्सेबल और एग्जाम दोनों की बात होगी। और हाँ, रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग सर्विस अगर आप देते हो तो 5% रेट ऑफ टैक्स, 5% ऑफ अगेन एंटायर टर्नओवर, भले टैक्सेबल हो या एग्जाम भले गुड्स हो या सर्विसेज हो बेटा, हाँ है ना मालिक। डन। सर मैन्युफैक्चरर के केस में टैक्सेबल एग्जाम दोनों का, रेस्टोरेंट के केस में टैक्सेबल एग्जाम दोनों का, पर ट्रेडिंग के केस में केवल टैक्सेबल टर्नओवर का 1% टैक्स पे करना होता है। आइए मालिक, सर अब बात करता हूं, एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि सर जब आप यहां पे टर्नओवर निकालते हैं कि किस अमाउंट पे टैक्स पे करना है, कि आपको किस अमाउंट पे टैक्स पे करना है, तो ऐसे केस में बोला है, सिंपली बोल दिया क्या कि जब आप ट्रेडर हो तो केवल टैक्सेबल टर्नओवर पे टैक्स पे करना है, पर अगर आप सर मैन्युफैक्चरर हो या आउटडोर कैटरिंग सर्विस दे रहे हो या रेस्टोरेंट सर्विस हो तो एंटायर टर्नओवर पे टैक्स पे करना है। पर हाँ ध्यान रखिएगा, ये टैक्स पे करने के लिए जब टर्नओवर निकालेंगे इसमें इंटरेस्ट की इनकम को काउंट नहीं करने का, इंटरेस्ट पे कोई टैक्स पे नहीं करना है। अदरवाइज सर बाकी अगर एग्जाम सप्लाई भी है मैन्युफैक्चरर के लिए या रेस्टोरेंट वाले के लिए तो उस पर एग्जाम सप्लाई पे टैक्स पे करना होता है, इंटरेस्ट को छोड़ के। सेकेंड थिंग, जिस दिन तक आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, जैसे आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपए क्रॉस हुआ, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो फर्स्ट 40 लाख जो था उसको एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट में काउंट करने का, पर उस पर टैक्स पे नहीं करने का, हाँ है ना भाई। सर डन। सर आइए नेक्स्ट पॉइंट कि सर आप यहां बोला हुआ है पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। फर्स्ट सर कौन कौन एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए? अगर आप सर्विस सप्लायर है, अगर आप सर्विस सप्लायर है तो सर ध्यान रखिएगा आपके लिए सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A में अलग से कंपोजिशन स्कीम दे रखी है 50 लाख रुपए वाली। सर आप नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, पर हाँ अगर आप रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर है तो यस आप नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। ओके, सेकेंड बात, अगर आप नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो और आपका कुछ सर्विसेज का टर्नओवर भी है तो आप एलिजिबल हो कंपोजिशन स्कीम के लिए। अब वो मार्जिनल सर्विसेज का टर्नओवर कितना हो सकता है? सर आप करंट फाइनेंशियल ईयर में सर सर्विसेज भी सप्लाई कर सकते हो, ऑल्दो आपने नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम ले रखा, पर कितना सर 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख व्हिचएवर इज हायर तक का अगर आपका टर्नओवर है तो स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। और जो नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी है जो 1% है ऑफ एंटायर टर्नओवर, और ट्रेडिंग के केस में 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, उतना ही टैक्स पे करना इन सर्विस के टर्नओवर पे भी। और सर आप इन एलिजिबल नहीं रहेंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए। पर हाँ अगर आपका सर्विसेज का टर्नओवर ये लिमिट क्रॉस कर जाता है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। एक बात और सर 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जब टर्नओवर इन द स्टेट आप निकालेंगे उसमें भी इंटरेस्ट की रेवेन्यू को काउंट नहीं करिएगा, इंटरेस्ट के अलावा जो टर्नओवर था उसका 10% निकालने का, तो 10% और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर तक की आप सर्विसेज दे सकते हो। और हाँ जब आप करंट ईयर की लिमिट निकाल रहे हो कि 10%, सपोज पिछले साल का टर्नओवर था आपका 1,30,00,000, उसमें 10 लाख का रेवेन्यू था आपका इंटरेस्ट का, तो सर आपको 1,20,00,000 का 10% कितना हो गया सर 12 लाख।
12 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर 12 लाख, तो 12 लाख तक की सर्विसेज आप करंट ईयर में दे सकते हो। पर हाँ, करंट ईयर में मान लो आपका इंटरेस्ट ब्याज का इनकम है 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख को इंक्लूड नहीं करेंगे 12 लाख की लिमिट काउंट करते वक्त, और उस 3 लाख को किसी भी टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करने का फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। क्लियर? ये एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताया है वो यहाँ पे भी लिखा है मैंने आपको। आइए बच्चों, सेकंड, अगर आप ऐसी कोई गुड सप्लाई करते हो विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी, अगर आप ऐसी गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हो विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी, एग्जाम सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं, विच आर नॉट लेवेबल, जिसपे जीएसटी लेवी नहीं होता है, वो 6 गुड ज्यादा है, घूम लो और जुम लो, पेट्रोल वगैरह हो गए, दारू वगैरह हो गया, ये अगर आप सप्लाई करते हो तो आप यू आर नॉट एलिजिबल एट ऑल फॉर कंपोजिशन स्कीम। फिर अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हो गुड्स और सर्विसेज का, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ध्यान रखिएगा, एज पर आईजीएसटी एक्ट इंटर स्टेट सप्लाई में एसीजेड को सप्लाई किया वो भी इंटर स्टेट होता है, आपने एक्सपोर्ट किया वो भी इंटर स्टेट सप्लाई होता है, आपने अगर सर फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए और आपके काउंटर पे उसने गुड्स खरीदी वो भी इंटर स्टेट सप्लाई के स्कोप में होता है, वो सब इनएलिजिबल हो जाएंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए अगर आप उनको सप्लाई करते हो तो। फिर अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो थ्रू सच ईसीओ जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ध्यान रखिएगा, आप गुड्स सप्लाई कर सकते हो थ्रू ईसीओ जहां पे टीसीएस सप्लाई होता है एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप सर्विसेज सप्लाई करो थ्रू ईसीओ जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। फिर ये फॉलोइंग 8 गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। सर वो 8 गुड कौन सी है? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, एडिटेड वाटर विद स्वीटनिंग मटेरियल्स और एडेड शुगर, मतलब पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला एटसेट्रा, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए बोला है बेटा। फिर सर टोबैको एंड टोबैको मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट खाते होंगे ना बेटा। सर फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट्स, फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स जो छत पे लगती है ना सर, आपने देखा हो हिल स्टेशन वगैरह के जो रूम्स वगैरह बने होते हैं वहां पे घर के ऊपर रूफिंग टाइल लगती है, वो उसके अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या बिल्डिंग ब्रिक्स वगैरह के मैन्युफैक्चरर अगर आप हो तो यस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर आप इनके ट्रेडर हो चलेगा, तो यात्रीगण ध्यान रखे यहाँ पे ट्रेडर्स एलिजिबल है इन गुड्स के, पर अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। फिर अगर आप सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या एनआरटीपी हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ये 6 लोगों को मना किया हुआ है कि आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो। क्लियर? डन। अच्छा, आगे एक रूल और आएगा मैं तुम्हें बताता हूं, पर यही भी बताता हूं कि ये सारी कंडीशन जो हमने पढ़ी है ये सब करंट फाइनेंशियल ईयर की है साहब कंडीशन। आप मान लो पिछले साल इंटरसेट सप्लाई करते थे चलेगा, करंट ईयर में इंटरसेट सप्लाई नहीं करने चाहिए, आप करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो बेटा। अगर आप इंटरसेट सप्लाई करंट ईयर में नहीं करते तो, पर ये वाली कंडीशन कि आप ये फॉलोइंग 8 गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए, हम आगे पढ़ेंगे कि अगर आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में भी इन गुड्स के मैन्युफैक्चरर थे तो आप एलिजिबल नहीं हो कंपोजिशन स्कीम के लिए। ये आगे आएगा पॉइंट, पर मैंने यहाँ पे लिंक करने के लिए आपको यहाँ बता दिया बच्चों। फिर आइए बच्चों कुछ एनालिटिकल नोट्स। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्या सर, जो मैंने ऊपर पढ़ा है उसको एनालिसिस किया हुआ। अच्छा, इंटरसेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, इंटरसेट परचेज करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, आप अगर किसी बेकरी की बात कर रहे हो जहां पे पेस्ट्री मिलता है, जहां केक मिलते हैं, वहां पे सर भले ही वहां पर बैठ के खाने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं हो, पर अगर वो केक वगैरह बना के आपको सर्व कर रहा है तो ऐसे केस में वो रेस्टोरेंट के स्कोप में आएगा, और रेस्टोरेंट के स्कोप में आएगा तो ऐसे केस में 5% विल बी द रेट ऑफ टैक्स। सर वो मैन्युफैक्चर नहीं कहलाएगा, वो रेस्टोरेंट कहलाएगा बेटा। भले वहां बैठ के खाने की कोई ऐसा बड़ा रेस्टोरेंट नहीं, तो भी वो रेस्टोरेंट के स्कोप में ही आएगा और रेस्टोरेंट के लिए एलिजिबल होगा कंपोजिशन स्कीम में, और 5% विल बी द रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ बेकरीज। ओके, फिर सर क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन के बारे में यहाँ पे सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि क्लाउड किचन हो या सेंट्रल किचन हो साहब, जो स्विगी जोमेटो के थ्रू सप्लाई करते हैं, ऐसे केस में सर वो रेस्टोरेंट के स्कोप में आते हैं। भले वहां पे वो प्योरली टेक अवे ही करते हैं, प्योरली वो ऑनलाइन आपके घर पे ही सर्व करते हैं, उनके पास खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं बड़ा, कोई बात नहीं, स्टिल दे विल बी कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ द रेस्टोरेंट सर्विस, और रेस्टोरेंट सर्विस में अगर है तो यस दे कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। क्लियर? डन। सरकार आइए अब बात कर रहा हूं क्या सर आइसक्रीम पार्लर्स की। आइसक्रीम पार्लर्स क्या करते हैं, ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम को जस्ट बेचते हैं, तो दे आर जस्ट ट्रेडर्स, एंड वंस दे आर ट्रेडर्स तो सर ट्रेडिंग के लिए जितने भी बेनिफिट होंगे वो सब उनको मिलेंगे, और सर ट्रेडिंग की तरह उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ है ना भाई? सर आइए बच्चों, मतलब इनको रेस्टोरेंट नहीं मानेंगे, इनको रेस्टोरेंट नहीं मानेंगे, इनको ट्रेडर मानेंगे। ट्रेडर के केस में 1% जो टैक्स पे करना होता है वही पे करना पड़ेगा आइसक्रीम पार्लर को, अगर वो कंपोजिशन स्कीम लेता है तो। नाउ कंडीशन रेस्ट्रिक्शन जो दे रखी सर, सबसे पहली बात आपको सर यू कांट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, ये 1% 5% जो भी टैक्स पे करना अपनी पॉकेट से टैक्स पे करना है, इसलिए यू विल हैव टू इशू द बिल ऑफ सप्लाई। आप ऐसे केस में टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो। सेकंड बात सर, आपको बिल के ऊपर लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। सर आपको बिल के ऊपर लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम दी कस्टमर्स। एंड सर आपको आपकी बिजनेस के प्लेस पर कहीं प्रोमिनेंट प्लेस पर लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन।
सो दैट जो कस्टमर आपके पास आ रहा है उसको पहले से पता रहे कि कंपोजिशन डीलर है, ये आपसे टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करेगा, ये आपसे टैक्स नहीं लेगा। फिर यू कांट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ना आपके कस्टमर को मिलेगा, क्योंकि आप टैक्स इनवॉइस तो इश्यू कर ही नहीं रहे हो। फिर अगर आपकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई लायबिलिटी आती है तो आपको नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना है, क्योंकि वो आपका इनवर्ड सप्लाई, आपके आउटवर्ड सप्लाई पे आपको 1% टैक्स पे करना है सर, पर आपकी इनवर्ड सप्लाई पे तो नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना है, उसका आईटीसी भी आपको नहीं मिलने वाला। तो सेम वे अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ऐसी ली जिसपे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, तो ऐसे केस में आपको नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा। एंटायर सर जो वैल्यू उस पे नॉर्मल रेट से टैक्स होगा और उसका आईटीसी भी आपको नहीं मिलेगा। फिर आप जो मैंने आपको बताया, यू वॉज नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो जो 8 गुड्स मैंने आपको बताया उसके आप मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो, करंट फाइनेंशियल में तो नहीं होना चाहिए, प्रीसीडिंग ईयर में भी थे अगर आप मैन्युफैक्चर, तो आप करंट ईयर में एलिजिबल नहीं होंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए, नेक्स्ट ईयर भले हो जाएंगे सर। ओके सर, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो सेम पेन नंबर पे जितने भी ब्रांचेस है सबके लिए यूनिफॉर्मली कंपोजिशन लेना है, एक भी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर तो सारी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर हो जाएगी। और हाँ, अगर आपने मान लो कंपोजिशन स्कीम ले लिया ऑल्दो यू आर नॉट एलिजिबल, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट बाद में आपसे जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स है वो लेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, और अगर आप पे नहीं करते तो सेक्शन नंबर 73, 74 और 74A फॉलो करके डिपार्टमेंट आपसे रिकवरी करेगा और अकॉर्डिंगली टैक्स डिटरमाइन करेगा। आइए बच्चों, प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग द स्कीम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में आप इंटीमेशन दे देंगे कि मेरे को कंपोजिशन स्कीम माना, तो जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होगा उस दिन से ही मान लेंगे कि आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए हो। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो तो सर ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल, जब से आप कंपोजिशन मिड ऑफ द ईयर में आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते हो, चेंज ऑफ फाइनेंशियल पे कंपोजिशन में आ सकते हो। तो आप अगर रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हो तो ऐसे केस में 1 अप्रैल जब आएगा उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे को 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम में आना है। क्लियर? और 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम में आ जाओगे। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जीएसटी में तो आपने जो भी इनपुट कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस वगैरह का आईटीसी ले रखा है, वो सब आईटीसी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। उसके लिए हमने ऑलरेडी आईटीसी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाई कर ली है। और सर जिस दिन आप कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो तो सर आपने जितना भी इनपुट स्टॉक में है, भले रॉ मटेरियल फॉर्म में हो, डब्ल्यूआईपी फॉर्म में हो, फिनिश गुड्स फॉर्म में हो, प्लस जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में है, उन सबका स्टॉक स्टेटमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा विद इन 60 डेज सर, इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 03, और उन सबका आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी आईटीसी वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। आइए बच्चों, सर उसके बाद आता है क्या, वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम कब तक वैलिड रहेगी सर, जब तक आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस नहीं करता तब तक आप वैलिड रहेंगे सर। फिर अगर आपने वो जो हमने कंडीशन पढ़ी जैसे इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करनी चाहिए, आप सर्विसेज सप्लाई नहीं करनी चाहिए थ्रू ईसीओ जहां पे टीसी एप्लीकेबल होता है, ऐसा कोई कंडीशन अगर आप वायलेट कर लेते हो तो उस दिन से आप कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। जिस दिन आप कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे, या आप चाहो तो वॉलंटरली भी कंपोजिशन से बाहर निकल सकते हो बेटा। सर जिस दिन आप कंपोजिशन से बाहर हुए उसके 7 डेज में डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम से निकल चुका हूं इस दिन से या इस बिल नंबर से। क्लियर सर? और जिस दिन से आप कंपोजिशन से बाहर निकलेंगे सर, उस दिन के इनपुट का और कैपिटल गुड्स का स्टॉक का आपको क्रेडिट भी मिलेगा बेटा, जो हम आईटीसी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और वो स्टॉक स्टेटमेंट 30 दिन में आपको सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01 कि इन स्टॉक को मैंने लास्ट 1 साल में परचेज किया है, मेरे स्टॉक में भी है और मैं रेगुलर स्कीम में आ गया हूं, मेरे को अब इनका आईटीसी लेना है, तो आप आईटीसी ले पाएंगे। ओके सर, यहां तक पॉइंट समझ में आया? और हाँ, अगर आपने किसी भी ब्रांच के लिए इंटीमेशन दिया कि मैं कंपोजिशन से बाहर निकल रहा हूं, तो वो सारी ब्रांचेस के लिए इंटीमेशन माना जाएगा। एनी इंटीमेशन और एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम in respect of any place of business in any state or union territory shall be deemed to be an intimation in respect of all other places of business registered on the same PAN number बेटा। हाँ है ना भाई? सेम इज द केस वाइस वर्सा ऑल्सो बेटा। आओ बच्चों, पेमेंट एंड रिटर्न्स अंडर जीएसटी आपको पता है सर, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया तो साल में एक रिटर्न फाइल करना है इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 4, एनुअली फाइल करना है 30 जून या उससे पहले आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पर पेमेंट ऑफ टैक्स आपको क्वार्टरली करना पड़ेगा, क्वार्टर खत्म होने के बाद 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक इन फॉर्म नंबर जीएसटी CMP 08 के थ्रू आपको क्वार्टरली टैक्स पे करना पड़ेगा, 1% या 5% जो भी टैक्स बनता है आपका वो। क्लियर? अब आइए सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 सर्विस सप्लायर्स के लिए कंपोजिशन स्कीम। सिंपली अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख या उससे कम था तो करंट ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम लिया है तो जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपए क्रॉस नहीं होगा इन दी करंट फाइनेंशियल, तब तक आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे, आप स्कीम में रह सकते हो। मोर और लेस थीम पूरे कंपोजिशन स्कीम का जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में वही यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ टर्नओवर लिमिट कितना है? 50 लाख रुपए। सेकंड थिंग सर, एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते वक्त आपको पता है इंटरेस्ट को काउंट नहीं करने का, पर हाँ एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते वक्त अगर आपने करंट ईयर में रजिस्ट्रेशन कराया है तो बिफोर गेटिंग रजिस्ट्रेशन जो आपका टर्नओवर था वो भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा टू कैलकुलेट द एलिजिबिलिटी लिमिट बेटा। पर हाँ
उस टर्नओवर पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बात आती है क्या सर रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी विल बी द रेट ऑफ टैक्स ऑन द एंटायर टर्नओवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भले टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट हो। ध्यान रखिएगा एंटायर टर्नओवर पे टैक्स पे करना है, भले गुड्स का हो सर्विसेज का हो, भले टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट हो। अच्छा जैसे हमने गुड्स की कंपोजिशन स्कीम में पढ़ी थी कि अगर आप गुड्स की कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो पिछले साल का जो टर्नओवर इन द स्टेट था उसका 10% और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर तक का आप सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो, मार्जिनल सर्विसेज। पर यहां पे ऐसा कोई लिमिट नहीं है, अगर आप सर्विस सप्लायर है और साथ में कुछ गुड्स भी सप्लाई करते हो चलेगा, स्टिल यू आर एलिजिबल। 6% टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई गुड्स के टर्नओवर की लिमिट नहीं दे रही। लॉजिक क्या है, एनीवेज टैक्स रेट 6% है, बहुत हायर रेट होती है और आईटीसी भी नहीं मिलता है बेटा। ओके सर आइए, अच्छा टैक्स पे करते वक्त एंटायर टर्नओवर पे टैक्स पे करना है, भले टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट हो, पर इंटरेस्ट को काउंट नहीं करने का और वो टर्नओवर काउंट नहीं करने का तब जब तक के लिए आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे बेटा। ओके जैसे आपका करंट ईयर का टर्नओवर हो गया 80 लाख रुपए, आपने करंट ईयर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, करंट ईयर में नया बिजनेस शुरू किया था, तो फर्स्ट 20 लाख पे आपको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं थी, आपने रजिस्ट्रेशन 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ उसके बाद अप्लाई किया, फिर सर ध्यान देना इस पे कोई टैक्स पे नहीं करना है, फिर रिमेनिंग 30 लाख के लिए यू विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, इस पे आपको 6% टैक्स पे करना है। रिमेनिंग जब रिमेनिंग 30 लाख और बचेगा 80 लाख में से, उस पे आपको सपोज 18% टैक्स था नॉर्मल रेट, तो उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर, ये 80 लाख का पूरा बाइफर्केशन इस तरह से होगा बेटा। हाँ है ना मालिक, क्लियर डन सर। अच्छा एलिजिबिलिटी काउंट करते वक्त ये 20 लाख को भी काउंट करने का है, पर टैक्स पे करने के लिए ये 20 लाख को काउंट नहीं करने का है। ओके डन सर। नाउ पर्संस नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट, अगर आपका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा था तो आप एलिजिबल नहीं हो। सेकंड, अगर आपका करंट प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 50 लाख उससे कम था तो ये एलिजिबल हो सर, एक ही बात है सर। फिर अगर आप कंपोजिशन स्कीम में सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 के लिए एलिजिबल थे, नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल तो यहां मत आना बेटा, सिंपली वहां जाना बेटा, वहां तो 1% टैक्स तो है केवल, जैसे रेस्टोरेंट के केस में 5% टैक्स पर 1.5 करोड़ का टर्नओवर लिमिट मिलेगा, वहां जाइएगा, यहां मत आइएगा बेटा। देन वो सप्लाई करते हो गुड्स सर्विस विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी, दारू बेचते हो, पेट्रोल वगैरह बेचते हो, यू आर नॉट एलिजिबल। पेट्रोल पंप है बेटा आपका। सर इंटरसेट आउटडोर सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस कर रहे हो, एलिजिबल नहीं हो। देन आप सर्विसेज सप्लाई करते हो थ्रू सच ईसीयू जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी एलिजिबल नहीं है। ये 8 गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। 8 गुड्स कौन से, वही जो हम आगे पढ़ चुके बेटा, पर इनके ट्रेडर हो चलेगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्दर ऑल अदर प्रोविजन जो गवर्निंग प्रोसीजर्स थे सर वो प्रोसेसरल पार्ट पूरा का पूरा सेम है जो हमने नॉर्मल सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और 2 के लिए पढ़ा बेटा। क्लियर, इसी के साथ भारत माता की जय। और आपके लिए क्या लिखा है, इट्स ओनली इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, इसलिए इम्पॉसिबल में लिखा होता है आई एम पॉसिबल। लगा दो पूरी ताकत, ये पूरी दुनिया आपकी हेल्प करेगी, ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो आपके लिए लग जाएगा। बस दम आप में होना चाहिए, हिम्मत आप में होनी चाहिए। अगर आपने पूरी ताकत लगा दी तो यस वी ऑल आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस एंड माहौल बनेगा शानदार वाला। और लेक्चर में मजा आ गया हो तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट ऑल्सो। एंड सर हमको भी मोटिवेट करे माहौल लिख के। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय।